कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका ये प्यारा कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबका स्वागत है। तो गंदरू भाई क्या ख्याल है? भाई कृषि समाचार का समय हो चुका है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के 28 प्रखंडों में चलेगा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अजोला उत्पादन के लिए किसानों को 100% अनुदान। एक मुलाकात सफल किसान भोला महतो के साथ। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के 28 प्रखंडों में NMSA यानी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत चुनिंदा प्रखंडों को कृषि मॉडल प्रखंड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका लाभ देश के उन राज्यों को मिलेगा जो केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। इसके लिए राज्यों को अपने प्रखंडों की विस्तृत जानकारी केंद्र को उपलब्ध करानी होगी। यह कार्यक्रम अगले 4 वर्षों तक चलेगा। अजोला एक पौष्टिक चारा है। इसे गाय भैंस जैसे दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। इसी उद्देश्य को लेकर झारखंड के सभी जिलों में पशुपालन विभाग द्वारा किसानों को अजोला उत्पादन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और इससे लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को 100% अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आम के मंजर को झड़ने से रोकने के लिए एक तारा या कोन फीडोर नामक दवा से बने घोल का छिड़काव करें। इसके अलावे मंजर में लगने वाले झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए फल लगने से पहले बैब्स्टीन नामक दवा से बने घोल का छिड़काव करें। फसल का उत्पादन आम के मंजर की सलामती पर निर्भर है। जिन किसानों के आम फल के बगीचे हैं, उन्हें मंजर को झड़ने से रोकने, झुलसा रोग से बचाने और मंजर में लगने वाले मधुआ और थ्रिप्स जैसे कीटों के रोकथाम के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, आम के मंजर के झड़ने से रोकने के लिए आप नियमित अंतराल पर सिंचाई शुरू कर दें जैसे ही मंजर निकलता है। इसके साथ साथ में एक छिड़काव आप कॉन्फिडोर या एक तारा को 5 लीटर पानी में या 1 ml कॉन्फिडोर को 3 लीटर पानी में मिलाकर के मधुआ कीड़ा एवं थ्रिप्स की रोकथाम करें। इसके साथ साथ आम का मंजर झुलसा बीमारी है, उसके लिए बेविस्टिन 1 ग्राम पाउडर को 1 लीटर पानी में मिला करके जब आपका फल जमाव होता है उससे पहले एक छिड़काव करें, तो इससे आपके मंजर को झड़ने में बहुत ज़्यादा रोकथाम मिलेगी। अपने राज्य के जो किसान मिर्च फसल की खेती करना चाहते हैं, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू केंद्र द्वारा विकसित स्वर्ण प्रफुल्ल नामक उन्नत प्रभेद लगाकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। मिर्च की स्वर्ण प्रफुल्ल किस्म के पौधे 90 से 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले तथा पुष्ट होते हैं। इसके फल 60 से 65 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जो स्वाद में तीखे, गहरे हरे रंग के तथा पकने पर गहरे लाल होते हैं। यह किस्म जीवाणु मुरझा रोग प्रतिरोधी है। जो किसानों ने टाण जमीन में विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं, वो अपने खेतों में निकौनी का काम करने के लिए पेग हो नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। सफल किसानों की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं चकला ग्रामवासी भोला महतो। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं। कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त जमीन रहने के बावजूद अच्छी उपज प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपने सीमित जमीन में अपने अनुभव और कृषि कौशल ज्ञान के बलबूते बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही हैं लौकी की खेती कर रहे चकला गांव के भोला महतो। मेरा नाम बसंत कुमार है और हम मांझी चकला में अपने खेत पे अभी खड़े हैं और यहाँ पर 20 डिसमिल में हम लौकी लगाए हुए हैं और इसका मल्चिंग में हम इसको 1 नवंबर में लगाए हैं और अभी बाज़ार में इसका तोड़ाई शुरू हो चुका है। बाज़ार हम ले जा रहे हैं। अभी 10 रुपये केजी के आस में हम इसको बेच रहे हैं थोक में और अब तक 3 कुंटल हम यहाँ से निकाल चुके हैं।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और मौसम क्या है ये तो आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी वक्त क्या है देखते जाइए वक्त कैसे कैसे गुजरता है। और लेकिन एक बात मैं बहुत ही जरूरी कहना चाहूंगी, पानी बचाना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि गर्मी आने वाली है और पानी की कमी तो होनी ही होनी है, है ना। तो चलिए यहाँ पर एक लेते हैं छोटा सा विराम और विराम के बाद हम फिर आते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। तो हाँ गंद्रू भाई, आज आप क्या जानकारी देने वाले हैं अपने किसान भाई बहनों को? बिल्कुल, हम अपने किसान भाइयों के लिए आज महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको जैविक खेती के ऊपर जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए, तो जैविक खेती पर जो जानकारी है वो हम एक फीचर के माध्यम से अपने किसान भाइयों को देंगे, जिसमें देखिए और जानकारी बढ़िया से लीजिए ताकि आप उसे अमल करके लाभान्वित हो सके। क्यों? तो चलिए देखते हैं किसान भाइयों। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। यह कथन इस बात की साक्षी है कि भारत में अन्न उत्पादन जीविकोपार्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन धर्म है। भारत जैसे विशाल देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्थानीय भूगोल, मिट्टी की उर्वरा शक्ति और प्रकार तथा उपलब्ध सिंचाई के साधनों के आधार पर खेती किसानी सदियों से की जाती रही है। एक बड़ी जनसंख्या खेती पर आश्रित और आधारित रही है। पहले जमीन अधिक थी और जनसंख्या कम। पारंपरिक तकनीकों के उपयोग के बाद भी पेट भरने लायक खेती किसानी हो जाती थी। समय बदला, परिस्थितियां बदली, जनसंख्या की वृद्धि दर खाद्य उत्पादन दर से कहीं ज्यादा थी। बढ़ती जनसंख्या और कृषि उत्पादकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए नवीन तकनीकों की जरूरत थी।
ऐसे में 1966 में देश में एक बड़ा परिवर्तन आया। इस वर्ष मैक्सिको से करीब 18,000 टन गेहूं और धान के बीज मंगाए गए। प्रारंभ में सिंचित क्षेत्र के किसानों को 5-5 किलोग्राम का पैकेट बनाकर दिया गया। फिर देश में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई। नाम पड़ा हरित क्रांति। हरित क्रांति के कारण देश खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ गया। क्रांति के साथ रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा और साथ ही बढ़ी अधिक सिंचाई की आवश्यकता। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण की क्षमता पर प्रतिकूल असर तो पड़ा ही, साथ ही पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ। इसलिए जैविक कृषि तकनीक की संभावनाओं को तलाशने की जरूरत पड़ी। आज की तारीख में जैविक खेती का परिचालन 130 देशों के 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में हो रहा है। सवाल उठता है कि जैविक खेती क्या है? जैविक कृषि खेती की वह पुरानी पद्धति है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, जैविक कृषि की हम बात करें तो जैविक कृषि का मतलब यह हो जाता है किसान भाइयों कि आपकी खेती प्रणाली में आप उसमें कोई भी रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का, चाहे वो कीट नियंत्रण के लिए या रोग नियंत्रण के लिए, आप उसमें ना करें, और करें भी तो उसकी संतुलित मात्रा जो इस्तेमाल, जो कुछ ऐसे इनसे कुछ कीटनाशक दवा या दवाएं होते हैं तो उनका ही एक निश्चित मात्रा में ही इस्तेमाल करें ताकि उसका रेसिडुअल इफेक्ट आपके फसलों के में ना आए। तो इस तरह की प्रणाली जिसमें कि आप जैविक कृषि कर रहे हैं और जैविक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैविक तरीके से आप अगर उसमें मैनुअली आप कंट्रोल कर रहे हैं, मानवीय तौर पे आप उसे कीड़ों को, बीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, और आप टोटली ऑर्गेनिक बेस्ड जो है होते हैं हमारे, जैसे कि नीम बेस्ड खल्ली का या इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें कि आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल या खादों का इस्तेमाल ना कर रहे होते हैं, वही जैविक कृषि आपकी कहलाती है। अब दूसरा सवाल उठता है, जैविक खेती का उद्देश्य क्या है? जैविक खेती के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, प्रणाली को टिकाऊ बनाना, और दूसरा, उसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। अब आगे बात आती है कि यह फसलों के लिए कितना लाभदायक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ाती है। किसान भाइयों, जैविक कृषि जो है हमारे अभी के समय में अगर हम बाजार भाव को देखें तो विश्व स्तर पर हम देखें तो हमारे जैविक उत्पाद की मूल्य बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यह स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो हमारे जो खनिज पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीरों को नुकसान पहुंचाती है, उसकी अवशेष मात्रा हमारे जैविक उत्पाद में नहीं होती है। इस तरह से हमारे चूँकि स्वास्थ्य के साथ हमारी यह जो है वो लिंक्ड है, इसलिए हमारे जैविक उत्पाद जो होते हैं तो उसकी बाजार भाव जो होती है हमारे अन्य उत्पादों से अधिक होती है। और आज के समय में खास करके हम बात चर्चा करें तो जैविक उत्पाद जो है बहुत ही लाभदायक होती है हमारे इस्तेमाल के लिए, और इसीलिए इसका भी जैविक खाद का जो है वो प्रचलन जो है बढ़ रहा है हमारे बीच किसान भाई। लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि का उपजाऊपन घटा है, गुणवत्ता में गिरावट आई है और अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता बढ़ती है, भूमि की जलधारण क्षमता भी बढ़ती है और भूमि के जलस्तर में भी वृद्धि होती है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से मित्र कीट और केंचुआ भी प्रभावित होते हैं, जबकि जैविक खेती प्रकृति सम्मत है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। जैविक खेती इससे बचाव का बेहतर विकल्प है। किसान भाइयों, खास करके जब हम आज की जो पद्धति में हमारी जैविक कृषि को इसलिए बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि हम जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं और खास करके रासायनिक इसमें हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए खास करके जो हमारे खेती होती है इसमें रासायनिक खादों का अगर हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी को प्रदूषित करती है, और ख़ास करके हम अगर रासायनिक दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे वातावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि किसान भाइयों, अंधाधुंध बीमारियों का और हमारे कीटों के नियंत्रण के लिए अधिक मात्रा में हमारी जो ऐसी दवाएं जो कि प्रतिबंधित हैं उसका इस्तेमाल करने से हमारी मिट्टी,
हमारी जल और हमारे वातावरण जो होते हैं वो दूषित होते हैं। और खास करके जब इस उत्पाद को जब हम सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर के अंदर भी जाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो अतः किसान भाइयों, खास करके जैविक कृषि में जैसे कि हमारे खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों बहुत दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे कि आज के समय में आप जब देखें तो आप उसको या तो जो मानव रहित जो हम निराई गुड़ाई करते हैं उससे कंट्रोल करें, या मल्च के द्वारा हम उसकी कंट्रोल करें। तो अगर हम खरपतवार को कम से कम आने दें तो हमें रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कम पड़ेगा। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जैविक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। खास करके जैसे हम अगर उर्वरक के लिए हम रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि खास करके आप जैसे हमारी गोबर की खाद है, या हमारी वर्मी कंपोस्ट है, या हमारी रॉक फॉस्फेट है, या हमारी बोन मिल है, तो इन सब चीज़ों का अधिक इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमारी जो एनपीके की मात्रा जो पौधों का आवश्यकता होती है तो वो हमारे जो है वो जैविक उत्पाद के रूप में, या जैसे बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जैसे फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी जिसे आप कहते हैं, एजोटोबैक्टर कहते हैं, तो इनका ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। या फिर जैसे कि हम कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए हम फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि हम कीटों को हम दवाओं का स्प्रे नहीं करके हम लाइट ट्रैप के माध्यम से, फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से, कहने मतलब इसमें एक ऐसी दवाएं होती हैं जो कि हमारे मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं और वो डब्बे में जब आता है तो फिर बाहर नहीं निकल पाता है। या हम लाइट ट्रैप में रोशनी में हम बल्ब जला के हम उसको कीड़ों को एकत्रित करते हैं और वो हमारे उसमें फंसने से वो फिर मर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अगर मानवीय विधि से हम अगर कीड़ों को कंट्रोल करें, बीमारियों को हम कंट्रोल करें, जैसे नीम की बहुत सी नीम के एक्सट्रैक्ट आते हैं तो आप नीम के दवाओं का इस्तेमाल करें, तो जो हमारे ऑर्गेनिक बेस्ड होते हैं। तो इन तरीकों से अगर हम अपने फसलों को हम नियंत्रण करते हैं तो हमें खरपतवार के लिए रासायनिक दवा की इस्तेमाल नहीं पड़ती है, रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम कीटों और हम बीमारियों की बात करें तो उसके लिए तो इस तरीके से हम देखें कि जैविक खेती करने से हमारे मिट्टी को, जल को, मनुष्य को, हमारे मानव जीवन को और वातावरण को जो है यह सुरक्षित रखता है। जैविक कृषि से उत्पादित ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग खाद्यान्नों के तौर पर नहीं होता, उन पदार्थों का प्रकृति सम्मत सरल विधि से खाद तैयार करना, जिसमें वर्मी कंपोस्ट प्रमुख है, का उपयोग जैविक खेती के लिए किया जा सकता है। खास करके जब हम किसान भाइयों बात करते हैं जैविक कृषि की तो निश्चित तौर पे जो जैविक कृषि के घटक हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। खास करके जैसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, फार्म यार्ड मैन्योर के भी बहुत तरीके हैं। फार्म यार्ड मैन्योर भी आप पीट बनाएं, उसमें हमारी गोबर की खाद डालें, जो भी आपके अवशेष बचे हुए हैं उसमें उसको डालते रहें, ताकि यह जो है हमारी फार्म यार्ड मैन्योर्स बनते हैं। लेकिन जब आप वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात करेंगे तो किसान भाइयों निश्चित तौर पर आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने की सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए, जो तकनीकी तरीके हैं। खास करके जब हम वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं किसान भाइयों के दिमाग में आता है कि नहीं हम गोबर की खाद में और केचुआ डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर अधिक उत्पादन चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट से और सही मायने में आप वर्मी कंपोस्ट उत्पादन चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारे केचुआ होती हैं तो केचुआ को निश्चित पे भोजन की आवश्यकता होती है। आप विभिन्न तरहों को भोजन अगर आप उनको भोजन आप अगर देते हैं केचुआ को तो वो उसकी संख्या भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ोतरी होती है और वो जो आप पोषक जो आप उनको खाद्य पदार्थ दे रहे हैं वो भी उसको बहुत तेज़ी से सेवन करती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। वैसी जो आपके खेतों में जितने भी खरपतवार हैं जो लकड़ी ना हो, मतलब कहने का मतलब है कि जो आराम से गल जाए, तो वैसे जैसे पत्ते आपके पास बहुत होते हैं, खरपतवार बहुत होते हैं, फसलों के अवशेष बहुत होते हैं, बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं जैसे आप मवेशी पालन कर रहे हैं तो उसके जो चारा जो बच जाते हैं तो जो सूखे, तो इस तरह से सभी चीज़ों को आप ऐसा करते हैं कि आप अपने जैसे कि इसमें प्लास्टिक के भी पॉली बैग्स आते हैं जो कि 1 मीटर गुने 5 मीटर लंबा होता है, 1 मीटर चौड़ा होता है, या आप इसे सीमेंटेड बनाते हैं तो इसमें खास करके जब आप पॉली बैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि आपके जो भी खरपतवार आ रहे होते हैं किसान भाइयों तो उसको आप एक जगह इकट्ठा करें और इसमें गोबर की और खास करके पानी को सम्मिश्रण करके इसमें एक आप उसको घोल जो है ऊपर से आप डालें निश्चित तौर पे, और उसको फिर आप कोई भी जूट बैग से उसको ढक दें और थोड़ा सा उसमें हमेशा मॉइस्ट रखें, पानी का छिड़काव रखें ताकि धीरे धीरे वो गले। तो इस तरह से जब वो गलेगा तो निश्चित तौर पे वो आधा डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसके बाद आप उसको लेकर के जो आपके पॉली बैग्स हैं उसमें आप डाल दें और उसमें जैसे है कि
1000 से 2000 प्रति स्क्वायर मीटर जो है इसमें आप केचुआ खाद छोड़ें। और वो केचुआ खाद जो है, इसमें केचुआ जैसे ही आप छोड़ते हैं तो केचुआ उसमें जो आपने सेमी डिकम्पोज डाला है उसको खाना बहुत तेज़ी से शुरू करता है। इसी प्रकार आपके फिर और जो अवशेष आ रहे हैं या और भी खरपतवार आ रहे हैं तो उसको इस तरह से परत दर परत जो है आप पहले सेमी डिकम्पोज करें, उसके बाद उसको आप जो पॉलीबैग केचुआ के उसमें डालें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी जो केचुए हैं उनकी संख्या भी मल्टीप्लाई होती जाती है और यह आपके भोजन को खाती हुई जो आपने डाला है सेमी डिकम्पोज उसको भी बहुत तेज़ी से खाती है। इस तरह से आपका बहुत अच्छा ग्रेनुलर तैयार होता है। और ख़ास करके जब पॉलीबैग्स आप रखते हैं तो उसको थोड़ा सा स्लोपी रखें ताकि जो इसमें वर्मी वास्ट होते हैं तो वो आप एक जगह इकट्ठा हो, क्योंकि वो भी एक तरह से लिक्विड मैन्योर है। तो इस तरीके से खास करके आप देखें तो आप वर्मी कंपोस्ट का अच्छा उत्पादन जो है करीब 90 से आपका 100 दिन में 120 दिन में तैयार हो जाता है। किसानों के बीच यह आम धारणा है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक से ही अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, खास करके जहाँ जो चर्चा हो रही है आप जैविक कृषि की बात करें तो जैविक कृषि में एक यह धारणा होती है कि हमें उत्पादन कम मिलता है। जैविक कृषि में उत्पादन शुरुआत में कम मिलता है, लेकिन जब आप उसकी खेती करते निरंतर चलते हैं जैविक कृषि में तो उसकी उत्पादन उतने तक लगभग आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे पूर्वज खेती करते थे तो निश्चित तौर पे उसमें हमारे मिट्टी में गोबर की खाद और हमारे जैसे कि हम ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं, जैसे ढैंचा है उसको हम मिट्टी में ही जुताई कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपने मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाए रखते थे। लेकिन बहुत हद तक ज़्यादा हम लोग सब रासायनिक खादों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किए और उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने संतुलित पोषक जो हम कहते हैं प्रबंधन, तो उसको हम लोग सब ने नहीं किया। तो खास करके जब अधिक रासायनिक खादों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मिट्टी में हमारी गोबर की मात्रा जो हमारी गोबर की खाद की मात्रा है या वर्मी कंपोस्ट है या जैविक जो जीवाश्म है, तो इसकी मात्रा जब कमती जा रही है तो यह हमारे चूँकि जो रासायनिक खाद है वो एक नमक है, तो निश्चित तौर पे वो हमारे अगर ज़्यादा हो तो इसी से हमारी मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाती है, जो सलाइन हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है कम हो जाती है। तो जैसे भी हमारे अन्य राज्यों में देखने को मिला है तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर हमें अन्य फसलों का उसमें संयोजन करना पड़ता है, जो कि हमारी रूटीन हमारी फसल है वो नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप समेकित कृषि प्रबंधन में खास करके इसमें जब हम जैविक कृषि की बात करें तो जैविक चीज़ों का आप अधिक उत्पाद अपने मिट्टियों में इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होता है कि खास करके जब हम जैविक कृषि करते हैं तो जैविक कृषि में आपका शुरुआती में जैसे मैंने कहा कि जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है। तो निश्चित तौर पे जब आप गोबर की, जैसे हम कहते हैं गोबर की खाद की मात्रा 20 टन प्रति हेक्टेयर, लेकिन किसान भाइयों इतनी मात्रा नहीं डाल पाते हैं। तो निश्चित तौर पे जब हम जैविक कृषि में इन खादों की जो हमारी उपलब्ध खादें हैं जो कि जैविक खादें हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन होती है वो ऐसे 0.3-0.4% होती है। तो इसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यह तभी बढ़ेगा जब हम फार्म यार्ड मैन्योर्स, हम ग्रीन मैन्योरिंग, इन सब चीज़ों को ज़्यादा समायोजन करेंगे अपने खेतों में, हम अपने खेतों में मिलाएंगे तो हमारी उर्वरक क्षमता जो है इसकी बढ़ेगी, तो आपको जैविक उत्पाद से भी अधिक उत्पादन मिलेगा। लेकिन विगत कुछ समय से यूरिया की आवश्यकता से अधिक उपयोग न केवल मिट्टी को बंजर बना रहा है बल्कि फसल उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। किसान भाइयों, खास करके जैसे कि आप यूरिया की आप अत्यधिक प्रयोग करते हैं और यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से कहीं न कहीं पौधों पे जैसे कि आप अगर कर रहे हैं तो अगर यूरिया की आप ज़्यादा अंधाधुंध मात्रा में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पौधों की क्या होती है कि बढ़वार ज़्यादा बढ़ती है और उसमें फलन फूलन नहीं आता है। तो इस तरह से यूरिया का इस्तेमाल करना, जो खासकर यूरिया भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप मिट्टी में डाल रहे होते हैं तो यह क्या है कि अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो यह अगर सही समय पे आपने इसको नहीं डाला या फिर आपने इसकी सिंचाई नहीं की डालने के बाद तो यह बहुत से अमोनिया के से आपका नुकसान भी हो जाता है। लेकिन खास करके जब आप जैविक कृषि की बात कर रहे होते हैं तो इसमें आपको यूरिया के स्थान पे जैसे कि हमने कहा काव यूरिन, गाय की यूरिन, तो उसकी जैसे कि इस्तेमाल आप इसमें करें और ख़ास करके इसमें विभिन्न तरीके भी होते हैं। तो उससे आप अगर इस तरह की चीज़ों को आप इस्तेमाल करें तो एक यूरिया का जो है आपका एक रिप्लेसमेंट हो सकता है, जो कि जैविक कृषि के रूप में आप काव यूरिन या अन्य चीज़ों को आप ला सकते हैं जो कि नाइट्रोजन की मात्रा उसमें अधिक होती है। राज्य के किसान अब जैविक खेती अपना रहे हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं और अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। कीटनाशक की आवश्यकता किसानों को जैविक कृषि में हर कदम पे पड़ती है, जहाँ सीड बीज शोधन, बीज उपचार की प्रक्रिया हो, में हर कदम पे होती है, चाहे वो बीजोपचार की
की प्रक्रिया हो, चाहे वो बिचड़े की शोधन की प्रक्रिया हो या भूमि उपचार की, तीनों विधियों में, तीनों स्थिति में जहाँ फफूंदनाशक की इनको पर्याप्त आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, खास करके जो हमारी जैविक उत्पाद होते हैं, तो जैविक उत्पाद की जैसे मैंने बताया इसमें रासायनिक का अवशेष कम होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यह इसके लिए क्या होता है किसान भाइयों, आपकी एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की एजेंसी होती है और इससे आपको वो प्रमाणित करने के बाद, चूँकि आपने खेती किया है जैविक कृषि से, इसमें जो एक परमिशिबल मात्रा होती है तो वह अगर आपका खरा उतरता है तो यह जैविक उत्पाद आपके निर्यात के लिए भी और अच्छे बाज़ारों में बिकने के लिए तैयार होता है। तो जो हमारी जैविक उत्पाद होती है इसकी बाज़ार भाव जो होती हैं वो अन्य फसलों के उत्पाद से ज़्यादा होती है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। और ख़ास करके इसमें चूँकि हमने जैसा बताया कि रासायनिक दवाओं का, रासायनिक खादों का प्रयोग कम होता है, जो हमारे शरीर पे अच्छा असर नहीं डालता है, इसलिए जैविक उत्पाद की बाज़ार भाव होती हैं वो अन्य उत्पादों से हमारी ज़्यादा होती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाने और बढ़ाने के साथ साथ फसल की गुणवत्ता, जल की उपलब्धता बनाए रखने तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए जैविक खेती समय की मांग है और इसकी असीम संभावनाएं हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी थी झुमकी बहन। बिल्कुल सही कहा आपने, जैविक बिल्कुल खेती है तो जानकारी तो अच्छी होगी। जैविक खेती हमारी परंपरागत खेती है किसान भाइयों, और जो हमारे पहले से प्राचीन समय से ही हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरह की खेती करते थे। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन मूलतः वही हमारी परंपरागत खेती है। बिल्कुल सही। और हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करिए, रासायनिक जो उर्वरक हैं, रासायनिक जो कीटनाशी है उसका उपयोग कीजिए। और हम हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है झुमकी बहन। तो समाप्त होने से पहले हम अपना पता बता दें या आप चलेंगे IMD पुणे? बिल्कुल नहीं, हम अपना पता बता देंगे अपने किसान भाइयों को। तो हमारा पता नोट कीजिए किसान भाइयों। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो हमें रहेगा आपकी खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।